क्या हाल चाल है भाई? सब बेहतरीन? पढ़ाई लिखाई बेहतरीन चल रही है कि नहीं? नहीं चल रही है तो स्टार्ट करो जल्दी। हम लोग कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 3.2 के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना आ गया है, यानी कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं और कैसे वैल्यू निकाली जाती है, ये सब अगर तुमने पहला लेक्चर देख लिया होगा तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लो, उसके बाद आ जाओ वर्ड प्रॉब्लम्स पे। वर्ड प्रॉब्लम में तुमको करना क्या है? बेसिकली तुमको वर्ड प्रॉब्लम में ये करना होता है कि इक्वेशंस फ्रेम करने होते हैं। यानी अभी तक क्या हो रहा था कि तुम्हें ऑलरेडी इक्वेशन इन्होंने बना के 2 दे दिए थे और तुमसे कह रहे थे कि भाई सॉल्व कर दो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो। अब क्या करोगे कि इक्वेशन तुमको खुद फ्रेम करके आंसर लाना पड़ेगा। ये वर्ड प्रॉब्लम देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये सब तुम लोग कर चुके हो पहले ही। यहां आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले तो ये जो प्रॉब्लम दी हुई है उसके लिए आप एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड करो, उसके बाद सॉल्व करके सॉल्यूशन दो। तो चलो देखते हैं। ये कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी दो नंबर का डिफरेंस वो कितना है? 26 है। दो नंबर का डिफरेंस का मतलब ये है कि एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। बड़े में से मैं छोटा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 26 आना चाहिए, 26 आना चाहिए, यही तो मतलब हुआ। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द नंबर्स, क्योंकि इन्होंने नंबर्स तो नहीं दिए तो हम उसको मानेंगे कि भाई लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। नंबर हमने मान लिए कि x और y दो नंबर हो गए। इन दो नंबर्स का डिफरेंट 26 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि x में से अगर मैं y निकालूंगा तो 26 आएगा। यहां से एक बात और पता चल गई कि चूंकि x में से मैं y को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 26 आ रहा है, तो मैंने x को बड़ा माना है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर लिख सकता हूं कॉमा लगा के, x एंड y वेयर x इज ग्रेटर देन y। मतलब दो नंबर मैंने x और y माना है, जिसमें मैंने माना है कि x y से बड़ा है। तो x में से y निकालने पर 26 आ रहा है, और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जाहिर सी बात है कि जो बड़ा वाला होगा वही तो छोटे वाले का 3 गुना होगा। तो बड़ा कौन है? x, छोटा कौन है? y। y में 3 से इंटू करूंगा तो बड़ा नंबर आ जाएगा, यही तो मतलब हुआ 3 टाइम्स का। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। इक्वेशन फ्रेम हो गया। यहां पर देखो x की वैल्यू तो बनी बनाई रखी हुई है ना, मुझे इक्वेशन 1 या 2 से x या y की वैल्यू बनानी पड़ती थी। जब ये ऑलरेडी बनी हुई है तो सीधा उठा के पुट मारो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो x की जगह पर मैं क्या रख दूंगा? 3y। देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना था? 26। x की जगह मैं 3y पुट कर दूंगा, तो 3 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? देखो 26। 3y में से एक y जाएगा, बचेगा 2y, और ये हो जाएगा 26। y बराबर कितना हो जाएगा? 26/2 यानी 13। y की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? और x मुझे पता था कि कितना है? 3y है। y मैंने निकाल लिया, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू रख दो 13। 13 इंटू 3 कितना होता है? 39। x आ गया 39, y हो गया 13। आंसर लिख दो, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 39 एंड 13। क्लियर है? तो जरा सा 39 बोलो। ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका पहला पार्ट। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल समझते हो? वो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। एक और पेयर सुना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेट वाला काम करेंगे कि भाई हम मानेंगे लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई। एक एंगल को x माना, दूसरे को y माना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली बात यह है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो x और y जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180। ये एक बात हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, इन दोनों में से जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है? एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा होना।
द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल में से जो बड़ा एंगल है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 18 डिग्री का है। बोलो बात समझ में आई? ये हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा तुम्हारा, 2। ठीक है, एक मिनट बस रुकना, वेट वेट, हाँ देखो, अब मैं क्या करूंगा, दो इक्वेशन मिल गए, एक इक्वेशन से वैल्यू उठाऊंगा, दूसरे में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो आप कोई भी इक्वेशन उठा लो, मैं क्या करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन में दूसरे वाले से उठाता हूं। देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 18, माइनस वाई उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 18 प्लस वाई। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर कौन सा, तीसरा। अब इस तीसरे वाले को कहां पुट करेंगे, जहां से निकाला है उसमें नहीं, दूसरे में पुट करेंगे। ठीक है, तो किस में पुट कर देंगे, बोलो, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तीसरे को 1 में। तो x प्लस वाई कितना है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। x की जगह में मैं क्या रखूंगा, 18 प्लस वाई, इसमें y और जोड़ा तो 180 डिग्री। भाई x की जगह पे 18 प्लस वाई और y अपनी जगह पे रखा हुआ है। अब देखो 18, यहां पर देखो जरा ध्यान से, y प्लस वाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 180। 18 जाके इधर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है, तो 180 माइनस 18 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू, जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा देखो 162 हो जाएगा। 2 इधर y में इंटू कर रहा है, इधर जाकर डिवाइड करेगा कि नहीं, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। अब x इज इक्वल टू कितना था, 18 प्लस वाई, y की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, 81, रख दिया तो कितना आया, 99। दोनों एंगल्स आ गए कि नहीं आ गए। अब लिख दूंगा यहां पर मैं, हेंस द रिक्वायर्ड एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। क्लियर है कि नहीं, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, लेना हो। चलते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800 एंड शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, कॉस्ट की बात कर रहा है ना, ये जो दिया हुआ है 3800 1750 ये सब कॉस्ट है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट and 1 ball be rupees x and rupees y respectively। ठीक है, अब ये रिस्पेक्टिवली का मतलब ये ना कहना कि बहुत इज्जत के साथ, कई बच्चे ऐसा बोले हैं यहां पर, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये नहीं होता। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, इसको हिंदी में जैसे बोलेंगे क्रमशः, मतलब ये होता है कि बैट की कॉस्ट यहां पर पहले है, तो जो पहले रुपीज लिखा हुआ है ये बैट की कॉस्ट है, और बॉल बाद में लिखी हुई है तो ये बाद वाली कॉस्ट बॉल की है, ये मतलब इसका होता है। ठीक है, चलो, तो एक बैट की कॉस्ट को मैंने x माना, एक बॉल की कॉस्ट को मैंने y माना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो भाई, अगर एक बैट मेरा x रुपीज का है तो 7 बैट कितने के हो जाएंगे, 7 इंटू एक्स। एक बॉल मेरी 6 रुपए की है, 6 बॉल्स हैं सॉरी, एक बॉल की कॉस्ट जो है वो y रुपीज है, 6 बॉल की कितनी हो जाएगी, 6y। ये हो गया 3800। ये हो गया इक्वेशन। शी बाइज 3 बैट्स, तो 3 बैट की कॉस्ट 3x, इसमें मैंने 5 बॉल्स 5y, और दोनों मिला के कितना 1750। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। बोलो दोनों इक्वेशन आ गए कि नहीं आ गए। अब एक से निकालूंगा वैल्यू, दूसरे में पुट कर दूंगा। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन आसान ही होगा, थोड़ा सा भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आप किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन, मान लो मैं दूसरे से निकाल लेता हूं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 3x देखो 5y इधर हो रहा है प्लस, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। x इधर कर रहा है इनटू, तो इधर आकर क्या करेगा, बोलो, x नहीं, x में 3 इंटू कर रहा है तो इधर आकर डिवाइड करेगा। ये हो गया इक्वेशन 3। चलो पुट कर देते हैं, पुट इक्वेशन 3
इन इक्वेशन 1, क्योंकि मैंने निकाला कहां से है वो इक्वेशन, दूसरे से निकाला है, तो जाहिर सी बात है पहले में पुट करूंगा। 7x प्लस 6y 3800, x की जगह पुट करो 7 और अपॉन कितना है 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, टेबल ही तो पढ़ना है 7 का, पढ़ डालो। 7 इंटू 0 0, 7 5 जा 35, कैरी कितना होता है 3, 7 इंटू 7 7 7 जा कितना होता है 49, 49 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 52, और ये हो जाएगा 12। ठीक है, 7 से इसको करो 35y अपॉन 3 प्लस 6y 3800। अब देखो यहां पर फ्रैक्शन वाला रूल लगेगा, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 जाकर इससे इंटू करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 जाकर 6 से इंटू करेगा तो 18y होगा कि नहीं, अपॉन में कितना आ जाएगा 3। समझ में आता जा रहा है कि नहीं, ये लिखो यही -35 प्लस 18, माइनस प्लस होगा हमेशा, सब्ट्रैक्शन होगा, साइन बड़े का लगेगा। 35 में से 18 जाएगा 17 होता है, -17y हो जाएगा। 3 जाकर इधर क्या कर देगा मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर क्या कर रहा है डिवाइड, तो उधर जाएगा जब राइट हैंड में तो मल्टीप्लाई करेगा। तो 3 8 जा कितना होता है 24, 2 कैरी गया, 3 3 जा 9 और 2 11 और 2 0 थे तो 2 0 मैंने बढ़ा दिए। अब देखो 17y को तुम इधर लेकर चले जाओ और इसको इधर लेकर चले आओ, बस ये काम करो। 17y जब राइट में गया, ठीक है, अपने दिमाग में मानो कि ये राइट में चला गया, राइट में चला गया तो कितना हो गया 17y हो गया कि नहीं हो गया। और ये मान लो यहीं रखा हुआ है और ये वैल्यू अपनी जगह से छोड़कर आई तो जाहिर सी बात है कि निगेटिव हो जाएगी, तो ये हो गया 11400। क्लियर होती जा रही है कि बात कि नहीं। चलो अब यहां आ जाओ थोड़ा, 17y इज इक्वल टू 12250 में से तुम 11400 को निकालो, तो देखो इधर बच रहा है कितना 11400, इधर तुम्हारा 600 और 2 850 आएगा डिफरेंस, कितना आएगा 850 यानी 850। 17 कर रहा है इधर इंटू, तो इधर जाकर करेगा डिवाइड, और अगर 17 का टेबल याद है तो ये 5 बार में कट कर रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। y की वैल्यू जब मेरी निकल कर आ गई उसको मैं x की जगह पुट कर देता हूं। चलो x की वैल्यू देखो कितनी थी 1750 माइनस 5y अपॉन कितना था 3, तो ये हो गया 1750 माइनस 5 इंटू 50, क्योंकि y की वैल्यू 50 अपॉन 3, 1750 5 5 जा देखो कितना होता है 25, तो ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 1750 में से 250 घटाओगे तो 1500 बचेगा, 1500 से 3 से 15 को काटोगे 5 और 2 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500 आ गई। क्लियर है कि नहीं, x आ गया 500, y हो गया 850। आंसर मैं यहां लिखे दे रहा हूं, हेंस कॉस्ट ऑफ 1 बैट, अब बैट को मैंने क्या माना था x, तो इज ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹50। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, यानी इसका थर्ड का ये फोर्थ पार्ट है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ये कह ये रहे हैं कि जो टैक्सी वाला है, यानी टैक्सी वो कैसे चार्ज कर रही है कि एक तो उसका फिक्स्ड रेट है, यानी वो पर डे का हिसाब से कुछ ना कुछ लेता ही लेता है, उसका फिक्स चार्ज है, और बाकी डिस्टेंस के हिसाब से लेता है। इसको तुम ऐसे समझ लो कि तुम कहीं जा रहे हो तो तुमसे ड्राइवर बोलता है कि भाई देखो 500 रुपए तो मैं लूंगा ही लूंगा, ये मेरा फिक्स चार्ज है, चाहे तुम 2 किलोमीटर जाओ, चाहे तुम 10 किलोमीटर जाओ, चाहे तुम 20 किलोमीटर जाओ, ये मेरा फिक्स चार्ज है, 500 में लूंगा ही लूंगा। उसके प्लस में जितनी आप डिस्टेंस चलोगे पर किलोमीटर के हिसाब से मैं रुपए ले लूंगा। मान लो उसने कहा कि 10 रुपए पर किलोमीटर में आपसे लूंगा, तो 500 रुपए तो उसका फिक्स चार्ज हो गया। अब बाकी आप जितने किलोमीटर चलोगे उसका 10 रुपए के हिसाब से पे करोगे। मान लिया आप 10 किलोमीटर चले तो 10 किलोमीटर का कितना रुपए हो गया 10 इंटू 10 100 रुपीज, और 500 उसका फिक्स चार्ज था। टोटल आपको कितना देना पड़ेगा 500 प्लस 100 यानी 600 देना पड़ेगा। अब मान लो आप 30 किलोमीटर चल गए तो 10 रुपीज के हिसाब से 30 किलोमीटर का हो गया 300, लेकिन 500 उसका फिक्स चार्ज भी था, दोनों को मिलाया हो गया 800।
ये फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर वाली बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मैं क्या कर लेता हूं कि भाई मैं मान लेता हूं कि जो फिक्स चार्ज है वो x रुपीज है। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज x एंड द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड बी रुपीज वाई पर किलोमीटर। यानी x रुपीज मैंने मान लिया कि फिक्स चार्ज है तो तुमको देना ही देना है, बाकी हर किलोमीटर का तुम्हें y रुपीज देना है। अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं भाई कितना चलेंगे ये। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। 10 किलोमीटर का इन्होंने 105 रुपए पे किया है। तो जब 10 किलोमीटर चले होंगे तो x रुपीज तो दिया ही दिया होगा क्योंकि ये तो फिक्स चार्ज है। 1 किलोमीटर का उसने कहा था y रुपीज देना, तो 10 रुपए का 10 y हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये तो इसका फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर का 10 y दोनों मिलाकर कितना हो गया? 105। ये हो गई एक बात, यानी इक्वेशन पहला हो गया। आगे कह रहे हैं एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155। यानी 15 किलोमीटर के लिए वो 155 रुपए दे रहे हैं। फिक्स चार्ज तो अभी भी दिया ही होगा ना, 1 किलोमीटर का y रुपए तो 15 किलोमीटर का 15 y, और दोनों मिलाकर दिया कितना? 155। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। यही तो इसमें करना होता है। मेन खेल किसका है? इक्वेशन। इक्वेशन बना, गेम ओवर। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे भाई? x प्लस 10y बराबर कितना है? 105। x बराबर ये 10y इधर जाकर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। इसको आप मानोगे इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 को आप कहां पुट करोगे? जहां से निकाला उसमें नहीं पुट करना है, जाहिर सी बात है। पहले से निकाला तो दूसरे में पुट करेंगे। x प्लस 15y ये इज इक्वल टू कितना है? 155। x की वैल्यू मैंने यहां से निकाली 105 माइनस 10y प्लस 15y, जहां था वहीं लिखा 155। बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? माइनस 10y और प्लस 15y, तो देखो 15y में से 10y जाएगा, बचेगा 5y। कितना बचेगा? 5y। और 105 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। क्या इसमें कोई डाउट है? 5y 155 में से 105 जाएगा तो 50 बचेगा। यार ये तो सबको पता है। और 5 इंटू कर रहा है तो इधर जाकर डिवाइड करेगा तो 10 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो। 10 रुपए आ गई। x की वैल्यू, y की वैल्यू 10 आ गई। x मैंने निकाला था 105 माइनस 10y, 105। ठीक है, 10 और y की वैल्यू कितनी आ गई? देखो y की वैल्यू आ गई कितनी? 10। तो 105 10 टेंजा 100, कितना आ गई? y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 रुपए आ गई। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? सॉरी y की नहीं, x की वैल्यू 5 रुपए आ गई। हेंस द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज हमने किसको माना था? x को माना था, तो इज रुपीज 5 एंड चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड इज रुपीज 10 पर किलोमीटर। यानी वो 5 रुपए उसका फिक्स चार्ज है और हर किलोमीटर का वो फिर कितना लेगा उसके बाद? 10 रुपए लेगा। अरे यार मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करेगा। सॉरी, ये कहानी हटाओ। ठीक है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे? सो द पर्सन has to pay for 25 किलोमीटर इज, देखो एक बात समझो, x रुपीज उसको देना ही देना है क्योंकि फिक्स चार्ज है। देना है कि नहीं देना है? और 1 किलोमीटर का y रुपए दे रहा है तो 25 किलोमीटर का 25y होगा कि नहीं होगा? वैल्यू मैं पहले से निकाल चुका हूं कि x की वैल्यू कितनी है? 5 रुपए है। इज हटाओ। और y की वैल्यू 10 निकाल चुका था मैं। बॉर्ड मास का ध्यान रखना, 25 इंटू 10 होता है 250।
यह आ जाएगा ₹255। ये हो गया, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गया तुम्हारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। दो और बचे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर। और ये क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों में दो दो ऐड कर दे रहे हैं तो 9/11 बन जा रही है फ्रैक्शन, और अगर 3 ऐड कर दे रहे हैं दोनों में तो ये 5/6 बन जा रही है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान लो पहले। लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of the fraction be x and y respectively। ये हो गई तुम्हारी पहली कहानी। इसलिए जो फ्रैक्शन बनेगी भाई, x हो गया डिनोमिनेटर, सॉरी x हो गया न्यूमरेटर, y हो गया डिनोमिनेटर, तो ये हो गया x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं भाई क्या कह रहे हैं। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। यानी न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ा, डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ा, तो फ्रैक्शन बन गई 9/11। यही तो क्वेश्चन कह रहे हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्रॉस करवा दो। 11 जाएगा इधर, इंटू करेगा, और y+2 चला जाएगा इधर इंटू करने के लिए, है ना। ये हो जाएगा 11x + 22, क्योंकि ये इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, 9y से भी करेगा और 2 से भी करेगा। x और y मटेरियल एक तरफ शिफ्ट करो, तो 9y इधर आकर -9y हो जाएगा, 22 इधर एडिशन में, उधर जाके सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। 11x - 9y, 18 में से 22 जाएगा -4, ये इक्वेशन 1। यानी ये इतनी मेहनत करने के बाद एक इक्वेशन मेरा बन के तैयार हुआ। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन एक और बात तो कह रहा है कि अगर मैं इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर दोनों में मैं 3 ऐड कर देता हूं तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाती है। यानी x + 3 और y + 3, तो ये 5/6 बन जाती है। फिर क्रॉस करा दो, 6x + 3 5 y + 3 इंटू कराओ, 6 × x 6x, 6 3 = 18, 5 × y 5y, 5 × 3 15, 6x 5y इधर एडिशन में, इधर आकर किस में हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में। 15 18 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x - 5y, ये हो जाएगा कितना, -3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बात को समझने में कोई दिक्कत आई होप नहीं आई होगी, ठीक है। चलो एक जगह से वैल्यू निकालो, दूसरी जगह उठाकर पुट कर दो, यही काम तो करना है। तो चलो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको जरा ध्यान से देखो। 11x - 9y बराबर कितना था, -4। मैंने -9y को राइट में शिफ्ट किया, -9y इधर गया तो +9y हो गया, 4 माइनस का था, माइनस में बना रहेगा। तो यहां से मुझे मिलेगा x = कितना, 9y - 4। x में 11 इंटू कर रहा था, इधर आकर कर देगा डिवाइड, ये एक x की वैल्यू बन जाएगी। बात समझ में आई। इसको ले जाकर मैं पुट कर दूंगा कहां पर, इक्वेशन 2 में। इसको मैं मान लेता हूं 3rd, पुट इक्वेशन 3rd इन इक्वेशन कौन सी, 2 में। 6x - 5y = -3। 6x की जगह मैं पुट करता हूं 9y - 4 अपॉन है 11। चलो सॉल्व करके देखते हैं। 6 9 होता है 54y, 6 × 4 हो जाएगा 24 अपॉन 11 -5y = 3। फ्रैक्शन वाला रूल लगाओ, 1 जाके इंटू करेगा, 54y - 24, 11 इधर जाके इंटू करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 55y अपॉन में 11 बन जा 11 = 3। ये 11 इधर जाकर क्या कर देगा, देखो मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो अब यहां आ जाओ, 54y - 55y, तो ये हो जाएगा -y -24, 11 इधर जाके इंटू करेगा, ये हो जाएगा कितना, 33। कहीं पर साइन की मैंने कर दी है, लग रहा है गड़बड़, क्योंकि y इतना ज्यादा कैसे आ गया ये समझ में नहीं आया। फिलहाल चलो देखते हैं। तो -y को इधर लेकर चले जाओ तो +y हो जाएगा,
और 33 को इधर लेकर चले आओ तो माइनस हो जाएगा। -24 इंटू -33 इज इक्वल टू वाई, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -57। एक मिनट मुझे चेक करने दो, कहीं पे शायद मिस्टेक करी है क्या मैंने। हाँ दिख गई मिस्टेक, देखो ये -3 था, और एक मिनट, ये -3 को मैंने अगली लाइन में 3 ले लिया था, यहां से मिस्टेक हुई है, करेक्शन करो। तो ये -3 होगा, ये भी -3 होगा, ये भी -3 होगा, तो ये -33 हो जाएगा, ये यहां +33 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33 में से जब आप 24 को निकालोगे तो आएगा 9, ये आ गई y की वैल्यू। अब x इज इक्वल टू कितना था, x मैंने कहां बनाया था, ये 9y - 4/11, तो यहां पर देखो 9 और y की वैल्यू रखो 9 - 4/11, 9 9 81 - 4/11, 81 में से 4 जाएगा 77/11, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, क्योंकि 11 7 सा कट जाएगा। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x की वैल्यू है कितनी, 7 और y की 9, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हो गई थी माइनस प्लस की, तुम लोग भी देखे रहे ना, हो जाता है ऐसा। चलो अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, इसको नोट कर लो। एज वाला क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है। 5 years ago the age of Jacob will be 3 times that of his son। जब भी एज की बात करें हमेशा प्रेजेंट एज पहले मानना। कौन सी एज, प्रेजेंट एज, फिर देखेंगे आगे क्या हो रहा है पीछे क्या हो रहा है। पहला काम क्या है, प्रेजेंट एज मान लो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Jacob and his son are x years and y years respectively। यानी जैकब की एज कितनी हो गई, बोलो x ईयर्स, और सन की कितनी मान ली, y ईयर्स। ये कौन सी एज है, प्रेजेंट एज की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन मुझसे 5 साल पहले की बात कर रहा है, सॉरी 5 साल बाद की बात कर रहा है। 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद। चलो भाई देखते हैं 5 ईयर्स हेंस क्या होगा। अब यार देखो जैकब की एज अगर आज है x ईयर्स, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी। जैसे तुम लोगों की एज आज की डेट में कितनी होगी, 16 साल, 17 साल, 15 साल, ठीक है। तो आज अगर 16 है तो 5 साल बाद 21 हो जाएगी, तुम्हारी एज में 5 साल और ऐड हो जाएगा ना 5 साल बाद। तो जैकब की एज 5 साल बाद क्या हो जाएगी भाई, अभी इनकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है x, तो 5 साल बाद x + 5 ईयर्स हो जाएगी। और इनका जो बेटा है इसकी एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद। अभी एज है इसकी y, 5 साल बाद हो जाएगी y + 5, ठीक। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह ये रहा है कि एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, कि जैकब की एज अपने बेटे की 3 गुना हो जाएगी। जैकब की एज कितनी है x + 5, बेटे की कितनी है y + 5, तो जैकब की एज बेटे की 3 गुना होगी, तो बेटे की एज में 3 से इंटू मारना तब बैलेंस होगा। 3 गुना लोग समझते हैं कि जैकब की एज 3 गुना हो रही है तो जैकब की एज में ही 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बेवकूफी नहीं करनी है, ठीक है। जो बड़ा होगा अगर उसी में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन बैलेंस कैसे होगा। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, जो कम होता है उसको ज्यादा करना पड़ता है। तो बेटे की एज कम होगी, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये दोनों बैलेंस होंगे, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3y + 15, 3y इधर लेकर चले आओ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 को उधर लेकर चले आओ तो +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, 15 - 5 x - 3y बराबर हो जाएगा 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है वो 5 years ago, तो चलो भाई 5 साल पहले की बात कर लेते हैं। 5 years ago जैकब्स एज। अब 5 साल बाद 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो जैकब की एज में से 5 कम होगा, और इनके सन की एज से क्या होगा, 5 कम होगा इनकी एज से भी। इनकी प्रेजेंट एज कितनी है y, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी y - 5। क्लियर होती जा रही है बात कि नहीं। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन,
जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकब की एज अभी कितनी है, सॉरी 5 साल पहले थी, x माइनस 5, इनके बेटे की 7 गुना, तो इनके बेटे में 7 से इंटू कर दो, ये हो गया x माइनस 5, ये हो गया 7y माइनस 35, 7y को उधर ले जाओ तो हो जाएगा x माइनस 7y, माइनस 35 इधर रखा रहने दो, माइनस 5 को इधर लाओ कितना हो जाएगा प्लस 5, ये हो जाएगा x माइनस 7y, ये हो जाएगा माइनस 30। जाहिर सी बात है प्लस माइनस है, सब्ट्रैक्शन होगा, साइन बढ़ेगा लगेगा। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया तुम्हारा 2। क्लियर हो गई की बात या नहीं? चलो दो इक्वेशन हम लोगों ने बनाए, कौन से, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना था 10, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कितना था x माइनस 7y, क्या था भाई देखता हूं, हाँ, इज इक्वल टू माइनस 30, दूसरा। अब पूरा प्रोसेस वही, फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 3y बराबर कितना था, देखो 10, x बराबर कितना हो जाएगा 10, और 3y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 प्लस कितना हो जाएगा 3y, इसको आप कहोगे इक्वेशन कौन सा है, तीसरा। पुट इक्वेशन थर्ड किसमें, जिसमें से निकाला उसमें ना पुट करना, बस पहले से निकाला दूसरे में पुट कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्या था, x माइनस 7y बराबर कितना माइनस 30, x की जगह क्या पुट करेंगे 10 प्लस 3y, और माइनस 7y यहाँ पहले से था माइनस 30, 10 3y में से 7y निकालोगे माइनस 4y आएगा, माइनस 30 माइनस 4y, ये प्लस 10 है उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। यहां पर देखो जो सबसे ज्यादा बात ध्यान रखने वाली है ना वो प्लस माइनस की, बहुत से बच्चे बस यही मिस्टेक करते हैं। माइनस 30 और माइनस 10 ये हो जाएगा माइनस 40, माइनस माइनस काट के किनारे लगाओ, 4 इंटू कर रहा है इधर जाकर डिवाइड कर देगा, तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब x इज इक्वल टू मैंने कितना बनाया था 10 प्लस 3y, यही तो बनाया था, वैल्यू पुट कर दो 3, और y की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस बॉडमस का ध्यान रखना, ये हो गई 40, x आ गया 40, y आ गया 10, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब is 40 years and his son's age is 10 years। ये हो गया आंसर। बोलो क्या कोई डाउट है, क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, कॉपी पे आप प्रॉपरली करोगे। ये इस तरह से इक्वेशन बनाने में हम लोगों ने पहले 5 साल पहले की एज लिया, 5 साल बाद की एज लिया, फिर प्रॉपर बनाया, इसलिए थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नहीं सॉरी, ये एक्सरसाइज खत्म होती है। 3.2 का ये दूसरा पार्ट था। पहले पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया सब्स्टिट्यूशन का और कुछ क्वेश्चंस किए, स्टार्टिंग के 2 और बाद वाले में वर्ड प्रॉब्लम्स को डील किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एलिमिनेशन मेथड। हम लोगों ने सीखा क्या है, ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन। अब कौन सा करेंगे, एलिमिनेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एलिमिनेशन मेथड के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो अच्छे से।